पूरा यूरिन फॉर्मेशन होता कैसे है। एक बार रिवाइज करें, बताएंगे जरा। NaCl का रीअब्जॉर्प्शन कहां कहां पर होता है? पीसीटी, असेंडिंग लिम्ब और डीसीटी। फिर अपन ने कहा वाटर का कहां कहां होगा? पीसीटी, डिसेंडिंग लिम्ब, टीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट। फिर आपने कहा कि रीअब्जॉर्प्शन बाइकार्बोनेट का कहां कहां होगा बेटा? पीसीटी और डीसीटी। फिर आपने कहा कि रीअब्जॉर्प्शन होगा के प्लस का कहां पे? पीसीटी पर। फिर रीअब्जॉर्प्शन न्यूट्रिएंट का कहां होना है? पीसीटी पर। मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन कहां और मिनिमम? असेंडिंग लिम्ब। मैक्सिमम कहां? पीसीटी और मिनिमम कहां है? असेंडिंग लिम्ब पे। फिर अपन ने कहा ट्यूबुलर सेक्रेशन में नाइट्रोजनस वेस्ट कहां कहां पे? पीसीटी और डीसीटी। फिर कहा H प्लस कहां कहां? पीसीटी और डीसीटी। के प्लस, के प्लस कहां? पीसीटी, डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट। H प्लस भी कलेक्टिंग डक्ट से जाएगा। अब अपने को बेटा बात करनी है अबाउट कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन। सबसे पहली लाइन पढ़ेंगे एनसीईआरटी की। एनसीईआरटी कहती है कि मैमल्स हैव द एबिलिटी टू प्रोड्यूस कंसंट्रेटेड यूरिन। लाइन में सबसे पहली ध्यान देने की बात, यहां बात किसकी चल रही है? मैमल्स की। ठीक, अगर यहां मैमल्स की बजाय वर्टिब्रेट लगा दें तो चलेगा क्या? नहीं, क्या होना चाहिए? मैमल्स। क्यों? लॉजिकली समझेंगे। देखिए, एम्फीबिया के बारे में आपने कहा था कि एक्वेटिक कंडीशन में अमोनोटैलिक होते हैं और टेरेस्ट्रियल कंडीशन में कैसे हैं? यूरियोटैलिक। एम्फीबियन की स्किन मॉइस्ट होती है, ये बहुत ज्यादा वाटर कंजर्वेशन कर नहीं सकते, तो एम्फीबियंस में ऐसा कुछ पाया नहीं जाता। फिर आगे अगर आप आते हैं तो रेप्टाइल और बर्ड यूरिकोटैलिक है, यूरिक एसिड एक्सक्रीट हो रहा है, ऑलरेडी वाटर लॉस बहुत कम है, तो इसे और कम नहीं किया जा सकता। मैमल्स पे आए तो मैमल्स यूरियोटैलिक है, यानी कि वाटर लॉस होता है और इसे एडजस्ट किया जा सकता है। तो पहली बात क्या कही है? मैमल्स। यहां मैमल के अलावा बाकी कुछ भी नहीं चलेगा। आगे पढ़ेंगे लाइन। लाइन कहती है मैमल्स हैव द एबिलिटी टू प्रोड्यूस कंसंट्रेटेड यूरिन। एबिलिटी का मतलब क्या हुआ? कि जो कर सकते हैं ये करते हैं। अगर यहां पे लिख दिया जाए कि मैमल्स ऑलवेज प्रोड्यूस कंसंट्रेटेड यूरिन, सही के गलत? गलत हो जाएगा ना। एबिलिटी क्यों कहा? समझिए, जब तक अगर आपके पास भरपूर पानी अवेलेबल है, क्या आपको वाटर कंजर्वेशन की आवश्यकता है? नहीं। वाटर कंजर्वेशन कब चाहिए? जबकि अगर पानी अवेलेबल नहीं है। तो इसीलिए यहां पे क्या लिखा होना चाहिए? एबिलिटी। फिर आगे पढ़ेंगे। ये जो पूरी प्रोसेस है इसके अंदर दो चीजें रोल प्ले करती हैं, एक तो है लूप ऑफ हेनले और दूसरा है वासा रेक्टा। देखिए, दो फ्लूइड का जो फ्लो है ये बेटा दो तरीके से हो सकता है। फर्स्टली, फ्लूइड एक दूसरे के एकदम पास पास में सेम डायरेक्शन में फ्लो करें। अगर सेम डायरेक्शन में फ्लो होता है देन इट इज कॉल्ड एज कॉनकरेंट। क्या कहते हैं इसे? कॉनकरेंट कहा जाता है। वहीं पर फ्लूइड पास पास में हो और अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करें तो हम इसे क्या बोलते हैं? काउंटर करेंट। क्या कहा जाएगा? काउंटर करेंट। अभी तक की अपनी जानकारी के हिसाब से आप देखें तो लूप ऑफ हेनले के डिसेंडिंग लिम्ब में फिल्ट्रेट कहां जाता है? नीचे की तरफ। असेंडिंग लिम्ब में कहां रहा है? ऊपर की तरफ। तो फ्लो सेम डायरेक्शन में कि अपोजिट? सेम है या अपोजिट? कौन फ्लो कर रहा है? ब्लड की फिल्ट्रेट। लूप ऑफ हेनले में कौन फ्लो करता है? फिल्ट्रेट। और फिल्ट्रेट का दोनों लिम्ब्स के अंदर जो फ्लो है ये कौन करंट है कि काउंटर करंट है? लूप ऑफ हेनले के दोनों लिम्ब्स पास पास में होंगे कि नहीं? होंगे ना। पास में होने को अपन इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रॉक्सिमिटी। क्या कहा जाएगा? प्रॉक्सिमिटी। एनसीईआरटी शब्द का प्रयोग करती है। फिर आगे देखिए, वासा रेक्टा। वासा रेक्टा जब हमने बनाया तो वासा रेक्टा के लिम्ब्स कितने थे? दो। एक था डिसेंडिंग और दूसरा असेंडिंग। वासा रेक्टा में क्या फ्लो करेगा? फिल्ट्रेट की ब्लड। फ्लो क्या करने वाला है? ब्लड यहां पे फ्लो करेगा। और यहां भी ब्लड का जो फ्लो है वो कैसा रहेगा बेटा? काउंटर करंट होगा। तो यानी कि वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द काउंटर करंट मैकेनिज्म, कि कैसे काम करती है। एक बार इसे अपन बहुत अच्छे से समझ लेंगे
और फिर उसके बाद अपन एक बार एनसीईआरटी पढ़ लेंगे कि एनसीईआरटी ने क्या कहा है, क्योंकि इस पार्ट में एनसीईआरटी पढ़ने में यूजुअली होता है कि बच्चों को थोड़ी बहुत दिक्कत बनी रहती है। तो एक बार समझते हैं कि काउंटर करंट मैकेनिज्म क्या है, कैसे काम करती है। काउंटर करंट आपने कहा कितने लेवल पर है? दो। पहला है बिटवीन लिम्स ऑफ लूप ऑफ हेनली। पहला क्या है बेटा? बिटवीन लिम्स ऑफ लूप ऑफ हेनली। तो लूप ऑफ हेनली के दोनों लिम्स के बीच। और दूसरा आपने कहा कि यह है बिटवीन लिम्स ऑफ वासा रेक्टा। तो अपन ने कहा कि यह है बिटवीन लिम्स ऑफ वासा रेक्टा। तो ये दो जगह हैं जहां पर ये काउंटर करंट पाया जाता है। लूप ऑफ हेनले में फ्लो क्या करेगा? फिल्ट्रेट। जबकि वही वासा रेक्टा में फ्लो क्या करता है बेटा? ब्लड। यहां पर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इन दोनों मामलों में क्या बनी रहनी चाहिए? प्रॉक्सिमिटी। क्या बनी रहे बेटा? प्रॉक्सिमिटी, यानी कि इनका पास पास होना आवश्यक है। अगर ये पास पास नहीं है तो फिर ये तरीका आपका काम नहीं करेगा। कैसे काम करता है समझना शुरू करेंगे। सबसे पहले आपने बनाया यहां पे ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस के बाद इसके अराउंड क्या रहेगा? बोमैन कैप्सूल। तो यहां पे ग्लोमेरुलस के पास ये आ गया बोमैन कैप्सूल की इनर वॉल, और ये हो गई बोमैन कैप्सूल की आउटर वॉल। बोमैन कैप्सूल के बाद अगला पार्ट कौन सा आएगा बेटा? पीसीटी। तो अगला ये पार्ट कौन सा आ गया? पीसीटी हुआ। पीसीटी के बाद फिर अगला क्या आता है? लूप ऑफ हेनले का डिसेंडिंग लिम्ब। और फिर आ जाता है लूप ऑफ हेनले का असेंडिंग लिम्ब। तो पहला डिसेंडिंग हुआ, फिर उसके बाद असेंडिंग लिम्ब आ जाएगा। ये ऊपर की तरफ आया। फिर यहां पर क्या आ गया? डीसीटी। और डीसीटी के बाद ये जाके ओपन किसके अंदर होने वाला है? कलेक्टिंग डक्ट। तो ये बन गई अपनी स्ट्रक्चर। अभी देखिए आपने कहा था कि बोमैन कैप्सूल, पीसीटी, डीसीटी, ये सारा पार्ट कॉर्टेक्स में है कि मेडुला? कॉर्टेक्स। तो ये वाला पार्ट है बच्चे कॉर्टेक्स में, और ये नीचे वाला जो पार्ट है इसका नाम है मेडुला। तो अब ये कहानी शुरू होती है। देखिए, जैसे केमिस्ट्री में अपन बात करते हैं मोल पर लीटर के बारे में, कंसंट्रेशन की, ऐसे ही जो मोल है वो आपको क्या बताता है? सॉल्यूट की कंसंट्रेशन बताता है। अगर ये सॉल्यूट ऑस्मोटिकली एक्टिव हो तो फिर आप इस मोल पर लीटर को लिख सकते हैं ऑस्मोल पर लीटर। मोल पर लीटर को क्या लिख सकते हो? ऑस्मोल पर लीटर आप लिख सकते हैं। अब एनसीईआरटी में पढ़ेंगे इस ऑस्मोल पर लीटर का भी अगर 1000वां हिस्सा कर दिया जाए तो वो 1000वां हिस्सा क्या कहा जाएगा बेटा? मिली ऑस्मोल पर लीटर। एनसीईआरटी ने जितनी वैल्यू लिखी है हर जगह पे यूनिट आपकी क्या है? मिली ऑस्मोल पर लीटर। यानी कि यूनिट पर भी ध्यान देना। अगर किसी क्वेश्चन में बजाय मिली ऑस्मोल के अगर ऑस्मोल कर दिया तो स्टेटमेंट हो जाएगा अपना गलत। तो ध्यान देंगे यूनिट क्या है? मिली ऑस्मोल पर लीटर। हमारा जो ब्लड है, अभी हम पहले पूरी कहानी की शुरुआत करते हैं उस कंडीशन से जब भरपूर पानी बॉडी के अंदर अवेलेबल है, बॉडी एकदम वेल हाइड्रेटेड है एंड वाटर कंजर्वेशन इज नॉट रिक्वायर्ड। जब वाटर कंजर्वेशन की कोई आवश्यकता नहीं है, पूरी बॉडी में पानी ही पानी है, तो आपकी किडनी में कॉर्टेक्स से लेकर के मेडुला तक पूरी जगह पर ऑस्मोलैरिटी कितनी रहने वाली है बेटा? 300। अभी ध्यान दो, अगर आप अपनी बॉडी में अभी अगर बात करें कि आपने खूब सारा पानी पी रखा है, तो क्या आपको अभी वाटर कंजर्वेशन की आवश्यकता है? नहीं, आवश्यकता नहीं है। तो अभी आपकी किडनी में
कॉर्टेक्स से मेडुला तक ऑस्मोलैरिटी कितनी है? 300। कोई वाटर कंजर्वेशन नहीं हो रहा। अब हम मान लेते हैं कि बॉडी से लॉस ऑफ फ्लूइड हुआ। लॉस ऑफ फ्लूइड, पहली कंडीशन मान लो डिहाइड्रेशन हुआ। भाई अगर पानी कम मिलने लगा और इधर यूरिन अगर बनती जा रही है बॉडी से, तो क्या हो रहा है? फ्लूइड तो कम होता चला जा रहा है। या हम एक पेशेंट की बात कर सकते हैं कि एक पर्सन है जिसका मान लेते हैं रोड पे कहीं एक्सीडेंट हुआ और एक्सीडेंट में अच्छे खासे अमाउंट में उसका ब्लड बह गया। अब अगर ब्लड बह गया तब भी तो बॉडी फ्लूइड कम हुआ। तो बॉडी फ्लूइड के कम होने को हमेशा आप यूरिन फॉर्मेशन से ही कोरिलेट नहीं करेंगे। आप देख लेंगे स्टेटमेंट में कि कहीं किसी तरीके से और तो बॉडी फ्लूइड का लॉस नहीं हो रहा। तो जैसे ही अगर बॉडी फ्लूइड का लॉस हुआ तो अब आपको क्या करना है? वाटर कंजर्वेशन। अब जो कंजर्वेशन करना है तो आप आएंगे एनसीईआरटी की पेज संख्या 334 पर। देखिए 334 पर आपको एडीएच के बारे में लिखा है, एनसीईआरटी ने मिला। एडीएच के बारे में देखो, क्या एडीएच इलेक्ट्रोलाइट का रीअब्जॉर्प्शन कराता है कि नहीं? एडीएच में इलेक्ट्रोलाइट मिला, अंडरलाइन करो। वाटर वगैरह की बाद में हम बात करेंगे। फिलहाल हमारा फोकस सिर्फ एडीएच में जो एनसीईआरटी ने इलेक्ट्रोलाइट लिखा है इस पे है। तो आप समझिएगा। फिर वापस से आए, अब फिर लौट करके आ जाते हैं। जहां काउंटर करंट है उसी के अगले पेज पर एनसीईआरटी ने लिखा है रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन। पहले पैराग्राफ के अंदर एनसीईआरटी क्या लिखती है कि एक्सेसिव लॉस ऑफ बॉडी फ्लूइड कैन एक्टिवेट ऑस्मो रिसेप्टर्स। मिला। अगर एक्सेसिव लॉस ऑफ बॉडी फ्लूइड हुआ तो एक्टिवेट कौन होने वाला है? ऑस्मो रिसेप्टर। ये जो ऑस्मो रिसेप्टर एक्टिवेट हुए, यहां से सिग्नल किसे जाएगा? हाइपोथैलेमस को। पढ़ते जाओ आगे। हाइपोथैलेमस को जो सिग्नल गया तो इसकी वजह से हाइपोथैलेमस पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज क्या कराने वाला है? एडीएच। क्या रिलीज कराएगा? एडीएच। अब देखो एडीएच यहां से रिलीज हुआ, पेज 334 पे कहा कि एडीएच इलेक्ट्रोलाइट का रीअब्जॉर्प्शन कराएगा। अब कैसे और क्या कराएगा तो समझिएगा। अब यहां पे क्या हुआ? जैसे ही बच्चे एडीएच आएगा तो एडीएच आकर के काम करता है असेंडिंग लिम्ब पर। कहां काम करेगा? असेंडिंग लिम्ब पर। असेंडिंग लिम्ब पर एडीएच के काम करने की वजह से यहां क्या होता है? एनएसीएल का एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन शुरू हो जाता है। तो यहां पर एनएसीएल का क्या होने लगा? एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। तो जो थिक सेगमेंट है यहां से एनएसीएल का रीअब्जॉर्प्शन कैसा हो रहा है? एक्टिव या पैसिव? कौन करा रहा है? एडीएच। एनसीईआरटी ने कौन से पेज पे कहा था? 334 पे कहा था कि इलेक्ट्रोलाइट का रीअब्जॉर्प्शन भी एडीएच कराता है। तो यहां से एनएसीएल बाहर आया। अब समझो, अगर बेटा नमक बाहर आ रहा है तो नमक के बाहर आने से यहां की ऑस्मोलैरिटी बदलनी चाहिए कि नहीं? यहां की ऑस्मोलैरिटी बढ़नी चाहिए। तो आपने कहा कि यहां की ऑस्मोलैरिटी क्या हो जानी चाहिए? ज्यादा। अब ये ऑस्मोलैरिटी जब ज्यादा होगी तो इसका मतलब है कि अब यहां जो ऑस्मोलैरिटी है, ये क्या हुआ बेटा कि ये ऑस्मोलैरिटी 300 से बढ़ करके आपने कहा कि अब ये हो जाती है, पहले यहां हो जाएगी 600, फिर यहां हो गई 900। और अब ध्यान देंगे, ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करने में रोल किसका था? यूरिया का। किसका रोल था? यूरिया का। यूरिया भी यहां आ रहा होगा। तो यानी कि यहां पे NaCl और यूरिया दो चीजें हो गई। NaCl और यूरिया दोनों के होने की वजह से अब बॉटम पे ऑस्मोलैरिटी सबसे ज्यादा रहेगी और ये ऑस्मोलैरिटी कितनी हो जाएगी? 1200। यूरिया की कहानी अभी हम देखेंगे कि क्यों यूरिया बाहर आया या कैसे बाहर आता है, तो उस कहानी को अभी समझेंगे। फिलहाल के लिए हमने कह दिया कि साहब यूरिया बाहर आया और ऑस्मोलैरिटी कितनी होगी बेटा? 1200। ये ऑस्मोलैरिटी किस किसने बढ़ाई है? तो ऑस्मोलैरिटी बढ़ाने वाला पहला कौन है? NaCl, जो कहां से आ रहा है? असेंडिंग लिम्ब से। दूसरा, इस ऑस्मोलैरिटी को बढ़ाने वाला आपके पास कौन है? यूरिया, जो कहां से आता है? कलेक्टिंग डक्ट के लोअर सेगमेंट से। यहां पर बाहर कौन आ जाता है? यूरिया। तो क्या अब मैं यहां लिख सकता हूं कि यहां मेनली ऑस्मोलाइट कितने इन्वॉल्व होते हैं? तो मेनली यहां पे NaCl और यूरिया
ये मेंटेन क्या करेंगे, ऑस्मोलैरिटी। तो ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करने में कितने ऑस्मोलाइट का रोल, दो। तो अपन ने कहा कि ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करने वाले ऑस्मोलाइट आपके पास कितने हो गए, दो। द वन इज NaCl एंड अदर इज यूरिया। ध्यान देने की बात है कि एनसीईआरटी ने क्या लिखा था, मेनली। फिर कोरिलेट करो, जब हम बात कर रहे थे एल्ब्यूमिन की, तब भी तो हमने हेल्प शब्द का प्रयोग किया था कि ऑस्मोलैरिटी ऐसा नहीं है अकेले NaCl यूरिया की वजह से ही है। यहां पे जो रोल है वो NaCl और यूरिया का है, या इसकी इंपॉर्टेंस है, इसलिए एनसीईआरटी ने बात करी है NaCl और यूरिया की। बाकी इसीलिए आगे क्या लगा दिया है, मेनली, कि यहां पे मेनली कौन होगा, यहां पर NaCl और यूरिया है। फिर आप देखिए, आपने कहा बेटा NaCl बाहर आया, NaCl के बाहर आने की वजह से यहां पे ऑस्मोलैरिटी क्या हुआ, बढ़ी। अब ये जो ऑस्मोलैरिटी बढ़ी, तो इसकी वजह से जो फिल्ट्रेट यहां से एंटर करेगा, इस फिल्ट्रेट से एब्जॉर्ब क्या हो जाने वाला है, वाटर। फिल्ट्रेट से बाहर क्या आया, वाटर। यानी कि सीक्वेंस समझिएगा। अभी तक आपने ये कहा है कि यहां पर असेंडिंग लिंब पर आकर के एडीएच काम करता है, तो थिक सेगमेंट से NaCl बाहर आता है। और ये NaCl जो बाहर आ रहा है, ये एक्टिवली आया कि पैसिवली, एक्टिवली बाहर आया। इसके बाहर आने से मेडुला की ऑस्मोलैरिटी बढ़ी, और ऑस्मोलैरिटी बढ़ने की वजह से डिसेंडिंग लिम्ब से बाहर कौन आने लगा, वाटर। तो डिसेंडिंग लिम्ब से वाटर बाहर आने लगा। अब क्या होगा कि यहां पे ठीक है साहब, NaCl बाहर आया, वाटर बाहर आया। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं यूरिया के बारे में, कि यूरिया की कहानी क्या है। तो अब यूरिया की कहानी समझते जाएंगे एक बार। देखिए, इधर क्या हुआ, प्लाज्मा के साथ यूरिया एकदम हंस खेल के मजे में रह रहा था। यूरिया को लगा मेरे पास NaCl भी है, प्रोटीन भी है, सब कुछ है, तो आराम से यूरिया मजे में था। अब क्या हुआ कि प्लाज्मा यहां आया। इधर क्या हुआ कि बाकी के जो ऑस्मोलाइट थे, जैसे NaCl था वो चल दिया इधर, ग्लूकोज था वो भी इधर चल दिया, अमीनो एसिड थे वो भी चले। तो जब बाकी सब जा रहे थे घूमने, तो यूरिया ने कहा कि चलो हम भी चलते हैं घूमने। तो क्या हुआ, बाकी सब लोगों के साथ यूरिया भी निकल लिया घूमने। अब यूरिया क्या हुआ, यहां पे आया। और जब ये यूरिया यहां आया तो बेचारा बड़ा खुश था, ठीक। इसको लग रहा था सबके साथ खेलने जाएंगे। अब खेलने आए। इधर क्या हुआ कि जैसे ही पीसीटी के पास आए, तो पीसीटी पर अब क्या हुआ कि बच्चे यहां पे आप देखो तो वाटर और NaCl बाहर। पीसीटी पे अपन ने बात की थी ना, 70 से 80% नमक बाहर और वाटर बाहर। तो इसका मतलब हुआ कि यूरिया की जो कंसंट्रेशन है, उसको आप मुझे बताएंगे कहां ज्यादा होगी, पीसीटी के इनिशियल पार्ट में कि डिस्टल। इनिशियल पार्ट में यूरिया की कंसंट्रेशन कम, और डिस्टल पार्ट में ज्यादा। तो यहां यूरिया ने देखा कि यार मेरे बाकी सारे दोस्त तो बाहर चले जा रहे हैं। तो यूरिया ने पीसीटी से पूछा कि मैं भी जाऊं। पीसीटी ने कहा कि ना, क्योंकि यूरिया को ले जाने के लिए आपको पर्टिकुलर एक ट्रांसपोर्टर की आवश्यकता है, जिसको यूरिया ट्रांसपोर्टर कहा जाता है, और ये पीसीटी के पास नहीं पाया जाता। जब यूरिया से मना कर दिया, जैसे तुमने कहा कि मैं लिफ्ट में जाऊं, गार्ड ने कर दिया मना, तो तुम्हारा मुंह लटक गया, ठीक। अब तुम क्या हो गए, दुखी। तो यूरिया बेचारा यार दुखी हो गया, ठीक। अब इसके बाद क्या हुआ, यूरिया इसके बाद पहुंचा जाकर के कहां पे, लूप ऑफ हेनले में। लूप ऑफ हेनले में जब ये यहां डिसेंडिंग लिम्ब में गया, तो यूरिया ने देखा कि यहां से पानी बाहर जा रहा है। तो यूरिया ने सोचा चलो एक बार यहां पूछ के देखते हैं कि बाहर जा सकते हैं कि नहीं। यूरिया ने जब पूछा, तो ये डिसेंडिंग लिम्ब ने भी मना कर दिया कि आप बाहर नहीं जा सकते हैं, क्योंकि मेरे पास यूरिया ट्रांसपोर्टर नहीं है। तो इसकी वजह से यूरिया मॉलिक्यूल यहां बेचारा और दुखी। अब आया असेंडिंग लिम्ब में, ध्यान देना, यहां के कंपैरिजन में यहां यूरिया की कंसंट्रेशन और बढ़ गई है, क्योंकि वाटर और बाहर निकला है। समझ में आई बात। फिर देखो, यहां से जब ऊपर की तरफ चला, तो अब क्या हुआ, NaCl और बाहर निकल गया। NaCl जब बाहर गया, तो यूरिया ने यहां भी पूछा कि बाहर जाए। तो थिन सेगमेंट ने कहा कि मेरे पास अंदर आने का रास्ता तो है, पर बाहर जाने का नहीं है। यानी कि यूरिया यहां अंदर तो आ सकता है, पर यूरिया यहां से बाहर नहीं जा सकता है। तो यूरिया क्या हुआ कि यहां के बाद जाकर के जब पहुंचा डीसीटी के पास, तो बेचारा यूरिया और ज्यादा परेशान,
क्योंकि इसके साथ से NaCl भी चला गया और अब यहां पे अकेला क्या हो रहा है कि यूरिया की कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है। डीसीटी पे आपने कहा कि फैकल्टेटिव यानी कि जो है अपन ने कहा कि कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन हुआ NaCl और वाटर का। जब ये रीअब्जॉर्प्शन हुआ तो यहां पे क्या हुआ कि NaCl वाटर और बाहर निकला तो यूरिया की कंसंट्रेशन यहां पे क्या हुआ और ज्यादा बढ़ गई। जब अगर कंसंट्रेशन और ज्यादा बढ़ी तो बेचारा यूरिया यहां पे और ज्यादा दुखी। अब क्या पहुंचा कलेक्टिंग डक्ट में। तो कलेक्टिंग डक्ट का जो अपर सेगमेंट है ये भी बेटा यूरिया के लिए परमिएबल नहीं होता है, पर आप जानते हैं कि कलेक्टिंग डक्ट से वाटर बाहर आने वाला है। जब अगर वाटर बाहर आएगा तो इसका मतलब हुआ कि यहां पे जब यूरिया आएगा तो यहां आकर के यूरिया की कंसंट्रेशन यहां से ज्यादा हो जाएगी कि कम? ज्यादा हो जाएगी ना। तो यूरिया की कंसंट्रेशन यहां पे ज्यादा हुई। अब क्या हुआ, यूरिया जैसे ही यहां पहुंचा और यूरिया ने पूछा कि क्या मैं बाहर जा सकता हूं, तो ये जो लोअर सेगमेंट है इस लोअर सेगमेंट पर बच्चे ये पाए जा रहे यूरिया ट्रांसपोर्टर है। यहां पे यूरिया ट्रांसपोर्टर्स होने की वजह से यहां पे यूरिया को कह दिया गया हाँ, तो अब यूरिया मॉलिक्यूल हो गया खुश। इसने कहा कि चलो अब तो काम बन गया। ठीक, जैसे ही काम बना तो यूरिया यहां से निकल करके कहा गया बाहर। अब ध्यान दो क्यों बाहर आया समझिएगा। यहां बच्चे ये इंटरस्टिशियम है, इसके अंदर टिश्यू फ्लूइड और ब्लड भरा है। यहां पे यूरिया की जो कंसंट्रेशन है ये कंसंट्रेशन आने वाले ब्लड के प्लाज्मा में जो कंसंट्रेशन है उसके बराबर है। यहां की अभी यूरिया बाहर नहीं आया तब की मैं बात कर रहा हूं। जब यूरिया बाहर नहीं आया तब यहां की कंसंट्रेशन यहां के यूरिया की कंसंट्रेशन के बराबर है। फिर आपने कहा था कि NaCl और वाटर निकला, फिर वाटर निकला, फिर NaCl गया, फिर NaCl और वाटर गया, फिर वाटर गया, तो यूरिया की कंसंट्रेशन यहां पे ज्यादा और यहां पे क्या है कम। तो इसकी वजह से यूरिया कलेक्टिंग डक्ट से निकल करके कहां आया बाहर। अगर ये यूरिया हायर टू लोअर कंसंट्रेशन जा रहा है तो एक्टिव है कि पैसिव? कैसा है? पैसिव। तो यूरिया निकल के कहां गया बाहर। ये यूरिया पैसिवली निकल करके किडनी के इंटरस्टिशियम में आया। और ये यूरिया क्यों आ पाया? क्योंकि यहां यूरिया की कंसंट्रेशन ज्यादा थी जबकि यहां यूरिया की कंसंट्रेशन कंपेटिवली क्या है कम है। अब ध्यान देना ये यूरिया यहां निकल करके तब तक आता रहेगा, ध्यान से सुनिएगा, ये यूरिया तब तक निकल के आता रहेगा जब तक यहां और यहां की कंसंट्रेशन बराबर ना हो जाए। समझ में आया? यूरिया तब तक बाहर निकलेगा जब तक कि यहां की कंसंट्रेशन और यहां की कंसंट्रेशन बराबर ना हो जाए। इसका मतलब है कि कार्यक्रम शुरू होने के थोड़ी देर बाद क्या होगा कि यहां की यूरिया कंसंट्रेशन और यहां की यूरिया कंसंट्रेशन हो जाएगी बराबर। बोलो बराबर हुई ना। जब अगर ये दोनों बराबर हो गए तो इसका मतलब है कि यहां के कंपैरिजन में, फिर से ध्यान से सुनना, यहां के कंपैरिजन में यहां की यूरिया कंसंट्रेशन कम होगी कि ज्यादा? इसके कंपैरिजन में यहां यूरिया क्या रहेगा कम। अब इसके कंपैरिजन में जब यूरिया कम था तो इसकी वजह से अब क्या हुआ, यूरिया यहां से एंटर कहां कर जाएगा बेटा थिन सेगमेंट में। क्योंकि थिन सेगमेंट में यूरिया की एंट्री के लिए पॉइंट है। ये जो पूरी प्रोसेस है ना इसको बोलते हैं बेटा यूरिया रीसाइक्लिंग। क्या कहा जाता है? यूरिया रीसाइक्लिंग नाम देते हैं। तो इसको नाम क्या दिया आपने? यूरिया रीसाइक्लिंग। अब यहां देखिए आपके पास दो जगह है, ध्यान देना, दो जगह है। एक है थिन सेगमेंट ऑफ असेंडिंग लिम्ब। पहला क्या है? थिन सेगमेंट ऑफ असेंडिंग लिम्ब। और दूसरा आपके पास है यहां पे इंटरस्टिशियम। दूसरा क्या हुआ? इंटरस्टिशियम, यानी कि ये जगह, और इसमें हम अब बात कर रहे हैं। यहां दोनों जगह पर यहां ऑस्मोलरिटी 1200 है और यहां भी ऑस्मोलरिटी 1200, दोनों जगह ऑस्मोलरिटी 1200। यहां पे NaCl है मेंटेन करने वाला और यूरिया है। यहां पे NaCl है और कौन है? यूरिया है। तो NaCl और यूरिया दोनों जगह हैं। अब दोनों जगह में कंपेयर कर लेते हैं। यहां पे आपने अंदर कहा था कि अंदर यूरिया बाहर से
कम था कि ज्यादा? कम था ना? एग्रीड? आपने कहा कि असेंडिंग लिम्ब में यूरिया क्या था? कम। इसका मतलब हुआ कि यहां पे जो है इधर यूरिया कंपेटिबली क्या है? ज्यादा। ऑस्मोलैरिटी तो आपको 1200 ही बनानी है ना? अगर 1200 ही बनानी है तो इसका मतलब हुआ कि यहां पर NaCl कंपेटिबली क्या होना चाहिए? ज्यादा। और यहां NaCl क्या होना चाहिए? कम। मतलब NaCl कहां ज्यादा है? अंदर। और बाहर क्या है? कम। अगर NaCl अंदर ज्यादा और बाहर कम है तो बोलो कहां जाएगा? बाहर। एक्टिवली जाएगा या पैसिवली? कैसे जाएगा? पैसिवली। तो थिन सेगमेंट से NaCl जो बाहर आया, ये NaCl एक्टिवली बाहर आया कि पैसिवली? ये NaCl कैसे बाहर आया? पैसिवली बाहर आता है। तो आप पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ट्यूब्यूल में, लूप ऑफ हेनले के अंदर एनसीईआरटी ने लिखा था कि जो असेंडिंग लिम्ब है, यहां से NaCl इज ट्रांसपोर्टेड एक्टिवली एंड पैसिवली। पढ़ो जरा, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्यूब्यूल वाले पार्ट के अंदर लूप ऑफ हेनले में पढ़ेंगे असेंडिंग लिम्ब से NaCl एक्टिवली और पैसिवली बाहर आता है। लाइन मिल गई? सबको मिली कि नहीं? लग नहीं रहा मुझे। लाइन नहीं मिली? एक मिनट बेटा। पेज नंबर 294 पे लूप ऑफ हेनले के अंदर आ जाएंगे और फिर यहां पर कहा लाइन नंबर 1 2 3 4 5 6, लाइन नंबर 5 से पढ़ना शुरू करना। द असेंडिंग लिम्ब इज इम्परमिएबल टू वाटर बट अलाउ ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एक्टिवली और पैसिवली। लाइन मिली? तो इलेक्ट्रोलाइट यानी कि NaCl का यहां से जो ट्रांसपोर्ट हुआ वो कैसा था? एक्टिव और पैसिव। क्या अब आप बता सकते हैं कि थिक सेगमेंट से ट्रांसपोर्ट एक्टिव हुआ कि पैसिव? थिक सेगमेंट से ट्रांसपोर्ट एक्टिव था या पैसिव? और एक्टिव या पैसिव? एक्टिव या पैसिव? कैसा रहेगा? जबकि यहां पर NaCl जो बाहर आया, कैसे बाहर आया? अब एक बार आप अपने दिमाग के हिसाब से जितना अभी तक हमने पढ़ा है, आप अपने हिसाब से अरेंज करके देखो कि अभी इतनी चीजें डाइजेस्ट हुई आपको कि नहीं। यूरिया अपन ने कहा ना बेटा कि यहां पे क्या हुआ, अपन ने ऐसे ऐसे कहा कि यूरिया की कंसंट्रेशन बढ़ती गई, तो इधर यूरिया ज्यादा हो गया। जब अगर यहां ज्यादा और यूरिया ट्रांसपोर्टर है तो यूरिया बाहर नहीं आ जाएगा? यूरिया तब तक बाहर आता रहेगा जब तक कि यहां की ऑस्मोलैरिटी मेंटेन ना हो जाए। जैसे ही मेंटेन हो जाएगी उसके बाद यूरिया फिर आगे यूरिन के अंदर चला जाएगा। हाँ, वो अभी हम भेजेंगे, वेन वगैरह में कैसे क्या भेजना वो भी भेजेंगे। अभी पहले इतना समझो बेटा, आपस में बात करके कुछ हासिल नहीं होगा, चुपचाप देखो इसे कि समझ में आता है कि नहीं। एक बार इसे देखिए, क्या आपको समझ में आई इतनी बात? अच्छा ईमानदारी से बताओ, अभी कितने लोगों को पल्ले नहीं पड़ा कि हो क्या रहा है? चलिए एक बार फिर वापस से बात करते हैं। अगर नहीं पल्ले पड़े साफ साफ कह दिया करो, हाँ भी समझ में नहीं आया। फिर एक बार कोशिश करते हैं। देखो, हमने बच्चे पूरी कहानी की शुरुआत करी जब अपनी बॉडी वेल हाइड्रेटेड है। बोलो हाँ, समझ में आया? अब क्या हुआ? बॉडी से लॉस ऑफ फ्लूइड हुआ। ठीक, समझ में आया? जैसे ही लॉस ऑफ फ्लूइड हुआ तो इसको डिटेक्ट किसने किया? ऑस्मो रिसेप्टर ने। बोलो हाँ, किया ना? जैसे ही ऑस्मो रिसेप्टर ने डिटेक्ट किया तो हाइपोथैलेमस से पोस्टीरियर पिट्यूटरी को सिग्नल गया और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ने रिलीज कर दिया ADH। बोलो हाँ, समझ में आई इतनी बात? ADH ने आकर के काम किया थिक सेगमेंट पे। बोलो यस। अब जो ADH ने आकर के काम किया तो थिक सेगमेंट से एक्टिवली NaCl कहां गया? बाहर। डन। ये जो NaCl बाहर आया, इस NaCl ने क्या किया? यहां मेडुला में, लूप ऑफ हेनले तो मेडुला में था,
और ऑब्वियसली हम बात कर रहे हैं जक्स्ट्रामेडुलरी नेफ्रॉन के बारे में, तो इसने मेडुला में क्या किया, हाई ऑस्मोलैरिटी क्रिएट करना शुरू करी। ये जो हाई ऑस्मोलैरिटी क्रिएट हुई, किसकी वजह से क्रिएट हुई, क्योंकि आपने कहा कि यहां पर ये जो असेंडिंग लिम्ब है इसने एक्टिवली ट्रांसपोर्ट किसका किया था, NaCl। बोलो यस। इतनी बात में कंफ्यूजन नहीं। अब ये जो ऑस्मोलैरिटी क्रिएट हुई, इसकी वजह से यहां डिसेंडिंग लिम्ब से बाहर क्या आने लगा, वाटर। बोलो यस। डन। अब देखो आगे। फिर आपने कहा यहां जब यूरिया आया तो इस यूरिया की कंसंट्रेशन वही थी जितनी की प्लाज्मा में होती है, क्योंकि प्रोसेस कैसी है, नॉन सेलेक्टिव। यहां से जब यहां तक पहुंचा तो क्या हुआ कि यूरिया की कंसंट्रेशन बढ़ी या घटी, क्यों बढ़ी, क्योंकि वाटर NaCl सब कहां चला गया, बाहर। तो यूरिया की कंसंट्रेशन बढ़ी। जैसे जैसे ये नेफ्रॉन में आगे बढ़ता जा रहा है, यूरिया की कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है। अगर कंसंट्रेशन बढ़ रही है तो ऑब्वियसली यूरिया बाहर जाने की कोशिश करेगा, पर इस पूरे पार्ट में कहीं भी यूरिया ट्रांसपोर्टर मौजूद नहीं है, तो यूरिया बाहर नहीं जा सकता। बोलो समझ में आया। अब यहां पे लोअर सेगमेंट ऑफ डिसेंडिंग लिम्ब, यहां पे यूरिया ट्रांसपोर्टर है। यूरिया ट्रांसपोर्टर होने की वजह से, क्योंकि यूरिया की कंसंट्रेशन अंदर ज्यादा थी, तो यूरिया कहां गया, बाहर। यूरिया कहां आया, अब बाहर। क्यों बाहर आया, क्योंकि अंदर कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा, बाहर कम। तो यूरिया कहां आया, बाहर। अब यहां पे जो ऑस्मोलैरिटी है, इस ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करने में रोल कितने का, दो। पहला कौन, दूसरा कौन, पहला, दूसरा। तो दो चीजों का रोल है, NaCl और यूरिया। अब क्या हुआ, ये जो यूरिया यहां बाहर आया, इसने मिलकर के ऑस्मोलैरिटी कितनी बना दी, 1200। अब आपने कहा यहां पे यूरिया तब तक आता रहेगा जब तक कि यहां और यहां की कंसंट्रेशन बराबर ना हो जाए। अगर इन दोनों की कंसंट्रेशन बराबर हुई तो इट मीन असेंडिंग लिम्ब के कंपैरिजन में यहां पे यूरिया हो जाएगा ज्यादा। अगर यूरिया ज्यादा हुआ तो यहां से यूरिया एंटर कहां कर जाएगा, असेंडिंग लिम्ब के अंदर। बोलो इतनी बात समझ में आ गई। फिर आपने कहा कि ये जो लोअर सेगमेंट है, यहां पे NaCl और यूरिया है, यहां भी NaCl और यूरिया है, यहां पे यूरिया इसके कंपैरिजन में ज्यादा है, तभी तो यूरिया अंदर आ रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि अंदर NaCl ज्यादा होना चाहिए। अगर अंदर NaCl ज्यादा होना चाहिए और असेंडिंग लिम्ब इज परमिएबल टू NaCl, तो फिर NaCl को कहां जाना चाहिए, बाहर। नमक कहां जाएगा, बाहर। अब बोलो इतनी बात समझ में आई। तो कुल मिला के अभी तक जो कुछ हुआ उससे हमने अचीव क्या किया है, हमने क्रिएट क्या किया, तो वो हमने क्रिएट कर दी ऑस्मोलैरिटी। ये हमने ऑस्मोटिक ग्रेडियंट जो क्रिएट किया है, ये बच्चे कॉर्टेक्स से मेडुला की तरफ है या मेडुला से कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स से मेडुला। अब समझना, ये ग्रेडियंट जो आपने क्रिएट किया, ये यहां जो कुछ हुआ इसकी वजह से ग्रेडियंट क्रिएट हुआ, और इस ग्रेडियंट की वजह से अब यहां से बाहर क्या आने वाला है, वाटर। कलेक्टिंग डक्ट से अब बाहर क्या आएगा, वाटर। तो कलेक्टिंग डक्ट से आपने कहा कि अब बाहर क्या आने लगता है बेटा, वाटर बाहर आएगा। तो कलेक्टिंग डक्ट से बाहर क्या आ रहा है, वाटर। अब कलेक्टिंग डक्ट से बाहर क्या आया, वाटर। अब देखो चीजें सीक्वेंस में जमाना। सबसे पहले लूप ऑफ हेनले क्रिएट करता है ऑस्मोटिक ग्रेडियंट। ऑस्मोटिक ग्रेडियंट की वजह से कलेक्टिंग डक्ट से बाहर क्या आता है, वाटर। अब ये जो वाटर बाहर आया, इसके बाद अब देखिए ऑस्मोलैरिटी कैसे चेंज होती है। तो आपने कहा कि यहां पर ऑस्मोलैरिटी कितनी थी बेटा, 300। क्या हम आइसो, हाइपर और हाइपो शब्द जानते हैं। आइसो मतलब, हाइपर मतलब, हाइपो कम। तो अब आपने कहा यहां पे ऑस्मोलैरिटी 300 है, और जो ब्लड आ रहा था इसकी ऑस्मोलैरिटी भी 300 होती है। तो बताओ पीसीटी में इनिशियल सेगमेंट के अंदर ये आइसो है, हाइपर या हाइपो। यहां से 70 से 80% NaCl गया, 70 से 80% वाटर बाहर गया। जब अगर ये बाहर गया तो इसकी वजह से यहां पर अब ऑस्मोलैरिटी कितनी है, 300। बताओ आइसो, हाइपर या हाइपो।
आइसो ना, इधर से बाहर क्या निकला, पानी। अगर पानी बाहर निकलेगा तो ऑस्मोलैरिटी अब बढ़ेगी कि घटेगी, बढ़ेगी ना। यहां पर आकर के ये ऑस्मोलैरिटी हो गई 600, तो बोलो आइसो हाइपर की हाइपो, हाइपर। अब कितना हुआ, 900, और बॉटम पे जाकर के कितना हो गया, 1200। यानी कि फिल्ट्रेट जैसे जैसे डिसेंडिंग लिम्ब के अंदर आगे बढ़ता है तो ये क्या होता जाता है, हाइपरटोनिक। कैसा होता जा रहा है, हाइपरटोनिक होता जा रहा है। अब असेंडिंग लिम्ब में क्या बाहर निकला, NaCl। NaCl बाहर निकला तो अब ऑस्मोलैरिटी घटेगी कि बढ़ेगी, NaCl बाहर निकला तो ऑस्मोलैरिटी घटेगी कि बढ़ेगी, समझना। अब आपने क्या किया कि आपने बनाया पानी और चीनी मिला के शरबत, और उसमें से अब क्या कर रहे हो, चीनी बाहर निकाल रहे हो। तो जब अगर चीनी बाहर निकालेंगे तो मिठास कम होगी कि ज्यादा, मिठास का मतलब ऑस्मोलैरिटी, मिठास का मतलब ऑस्मोलैरिटी। तो आपने यहां पे कहा कि अब यहां पर हो जाएगा ये 900, फिर इसके बाद यहां जाकर के हुआ 600, 600 के बाद मान लेते हैं यहां पे कुछ 400 रह गया। और पर ध्यान देंगे अब एक बात, ये जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है ये एक्टिव है कि पैसिव, क्या ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे डिपेंड करता है, अगर ग्रेडियंट पर डिपेंड नहीं करता है तो इसकी वजह से यहां पर पहुंचते पहुंचते ये ऑस्मोलैरिटी कितनी रह जाएगी, 200। ये 200 क्यों रह जाती है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट कैसा था, एक्टिव। नाउ डीसीटी इज परमिएबल फॉर NaCl एंड वाटर, दोनों के लिए। और डीसीटी पर जो ऑस्मोलैरिटी है वो इसके बराबर हो जाने वाली है। जब अगर यहां पे ये आया तो इसकी ऑस्मोलैरिटी कितनी होगी बेटा, 300। अब इधर क्या हुआ, पानी बाहर निकला। जब पानी बाहर निकला तो ऑस्मोलैरिटी यहां कितनी हो गई, 600, फिर यहां पे कितनी, 900, फाइनली कितनी हो गई, 1200। यानी कि इनिशियली जो फिल्ट्रेट बना था उसके कंपैरिजन में यूरिन कितने टाइम कंसंट्रेट हुई, 4। यूरिन कितने टाइम कंसंट्रेट हुई, 4 टाइम यूरिन कंसंट्रेट हो गई। ये वाली बात अपने को समझ में आ गई, डन। हाँ, पहले मुझे समझाओ तो सही, तुम कह क्या रहे हो। तो नमक भी तो निकला था। अगर मान ली 1 लीटर शरबत है और उसमें से 800 ml अगर मैं बाहर निकाल दूं तो जो 200 ml बचेगा उसकी मिठास तो बराबर रहेगी ना। अब यहां ध्यान देंगे, क्लास के बाद बात करते हैं, ठीक, अगर कंफ्यूजन है तो इसीलिए तो बेटा हमने इसे यूरिया रिसाइकलिंग कहा। क्या कहा था, यूरिया रिसाइकलिंग कहा था। और ये यूरिया रिसाइकलिंग कब तक होता रहेगा, जब तक कि यहां पे हमेशा यूरिया रिसाइकलिंग चलता रहेगा, ठीक। ये यूरिया रिसाइकलिंग तब तक चलता रहेगा जब तक ये काउंटर करंट चल रहा है। जब काउंटर करंट बंद होगा तो यूरिया रिसाइकलिंग भी बंद। फिर उस टाइम पे क्या होगा कि फिर यहां से यूरिया का ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, ये जो यूरिया ट्रांसपोर्टर है ना फिर ये क्लोज हो जाएगा, फिर जितना यूरिया सारा का सारा बाहर। एनसीईआरटी पे याद है ना, पहले पेज पे एनसीईआरटी ने लिखा था नीचे से चौथी लाइन में कि मैमल्स मेंटेन करते हैं सम अमाउंट ऑफ यूरिया इन किडनी इंटरस्टिशियम टू मेंटेन डिजायर्ड ऑस्मोलैरिटी। तो वो सम अमाउंट ऑफ यूरिया यही तो है ना। अभी इतनी बात सबको समझ में आ गई। अब देखो, नेफ्रॉन ने कहा कि भाई मैंने तुम्हारा इतना काम किया, क्या बदले में तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं बनती कि तुम मुझे खाना पानी दो, देना चाहिए कि नहीं। नेफ्रॉन को अब खाना पानी दे, देखो खाना दिया कैसे जाएगा, ब्लड के थ्रू। अब कंडीशन एज्यूम करना, पहली कंडीशन हमने कहा कि एकदम सिंपल सा आसान सा खाना बनाओ, इसको पकड़ा दो। तो अपन ने क्या किया, एकदम सिंपल तरीका जो अपनाया वो हमने किया कि एक काम करते हैं कि एक ब्लड वेसल लेकर के आते हैं, और ये जो ब्लड वेसल है ये ऐसे होकर के चली जाए, यहां से ब्लड लेकर के आए कॉर्टेक्स पे, इधर मेडुला की तरफ ये ब्लड वेसल सीधे निकलती चली जाए। तो हमने कहा ठीक, पर ध्यान दें, अगर आपने ऐसा कर दिया तो जितना NaCl आएगा
वो NaCl ब्लड लेकर के भाग जाएगा, जाएगा कि नहीं? अगर ये ब्लड NaCl लेकर के चला गया तो क्या यहां ऑस्मोलैरिटी कभी मेंटेन कर पाएंगे? ये कभी मेंटेन नहीं होने वाली। अगर कॉर्टेक्स से मेडुला तक सीधी सीधी ब्लड वेसल हुई तो। समझ में आई बात? अब देखिए, आपने कहा कि ठीक है साहब, ऐसे मेंटेन नहीं हो सकती, तो अब क्या किया जाए? तो आपने कहा कि अब इसका हमारे पास जो तरीका है, वो तरीका यह है कि हम एक काम करते हैं कि ब्लड वेसल अब हम ऐसे अरेंज नहीं करते। अब हम ब्लड वेसल अरेंज करेंगे कि जो ब्लड वेसल है वो यहां से आए और यहां से घूमते हुए ये ब्लड वेसल यहां से होकर के बाहर चली जाए। तो अब आप ब्लड वेसल को इस तरीके से लेकर के आ रहे हैं और ये जो ब्लड कैपिलरी या ब्लड वेसल आप ला रहे हैं, इसी का नाम क्या है? वासा रेक्टा। इस वासा रेक्टा के दो लिम्स में यहां पे ब्लड का फ्लो किधर है? नीचे की तरफ। और इस वाले लिम्ब के अंदर ब्लड का फ्लो कहां है बेटा? ऊपर की तरफ। तो क्या वासा रेक्टा के दोनों लिम्स के अंदर फिल्ट्रेट जो ब्लड का फ्लो है वो सेम डायरेक्शन में क्या अपोजिट? अपोजिट ना? अब देखो, यहां पे जब वासा रेक्टा आई, समझना, यहां 300, ये नॉन सिलेक्टिव 300, तो बताओ जो प्लाज्मा यहां से बाहर गया उसकी ऑस्मोलैरिटी कितनी होगी? 300 ही होगी ना? फिर से समझना, आने वाले ब्लड की ऑस्मोलैरिटी 300, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन नॉन सिलेक्टिव है, जो फिल्ट्रेट बना उसकी ऑस्मोलैरिटी 300, तो जाने वाले ब्लड की भी ऑस्मोलैरिटी कितनी हो गई? 300। तो आपने कहा कि यहां पर जब ये ब्लड आएगा तो इसकी ऑस्मोलैरिटी कितनी है बेटा? 300 है। ठीक। अब क्या हुआ? ये जो ब्लड कैपिलरी है वो तो फ्रीली परमिएबल है ना। जो भी सिलेक्टिव परमिएबिलिटी है वो किसकी है? लूप ऑफ हेनले की है, ब्लड वेसल की तो है नहीं। तो ब्लड वेसल ने क्या किया? जैसे ही ये यहां पर आया तो इस ब्लड वेसल ने यहां से बच्चे NaCl अपटेक किया। क्या अपटेक कर लिया? NaCl। ये जो NaCl था, इस NaCl को यहां अपटेक करने की वजह से इसकी ऑस्मोलैरिटी 600, 900 और बॉटम पर जाकर के कितनी हुई? 1200। समझिएगा, NaCl reabsorbed by ascending limb of loop of Henle is exchanged with descending limb of vasa recta। हुआ ना? अब क्या हुआ? ये इधर वाले रीजन में आया, लोअर ऑस्मोलैरिटी वाले पार्ट में जा रहा है। जब लोअर ऑस्मोलैरिटी वाले पार्ट में जाएगा और फ्रीली परमिएबल है, तो फ्रीली परमिएबल की वजह से यहां से NaCl निकलेगा बाहर। NaCl कहां जाएगा? बाहर। और ये साथ में यहां से कुछ वाटर का अपटेक करता जाएगा, तो कुछ वाटर इसने लिया। जब वाटर लिया तो अब ये ऑस्मोलैरिटी पहले यहां पे 900 रह गई, फिर यहां पे 600, और जो ब्लड गया तो उस जाने वाले ब्लड की ऑस्मोलैरिटी 300 ही बनी रही। जाने वाले ब्लड की ऑस्मोलैरिटी चेंज नहीं हुई। हालांकि इसने क्या किया कि यहां से जो एक्सेस वाटर था ये वाटर लेकर के चला गया, जितने भी न्यूट्रिएंट वगैरह प्रोवाइड करने थे वो प्रोवाइड कर दिए, पर क्या ऑस्मोलैरिटी में कोई परिवर्तन आया? नहीं, ऑस्मोलैरिटी यहां पर चेंज नहीं हुई। इस पूरी कहानी को अगर आप एक बार वापस से समझें या देखें कि हो क्या रहा है या वासा रेक्टा की इंपॉर्टेंस क्या है, तो इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स से बेटा आपका घर है, ठीक? तुम्हारे घर में 4 कमरे हैं, चारों कमरे एक के बाद एक करके बने हैं, चारों कमरे आपस में कनेक्टेड हैं, घर की एंट्री इधर है और एग्जिट पीछे वाले कमरे से, यानी कि पूरा फ्लो कैसा? यूनिडायरेक्शनल। अब एक चोर आया, चोर के पास एक बैग है। अब वो चोर आके आपके घर में सबसे पहले कमरे में घुसता है। जब पहले कमरे में घुसा तो उसने देखा कि चश्मा रखा है, या मान लो उसने देखा कि टोपी रखी है, या उसने मान लो देखा कि जो है पेन वेन कुछ रखा है। उसको लगा चलो कुछ तो मिला, जितना मिला उसने कुछ उठा करके अपने बैग में डाला। अभी अब वो क्या किया? अगले वाले कमरे में पहुंचा। जब दूसरे वाले कमरे में जाके पहुंचा तो वहां उसे पता चला कि साहब या मोबाइल रखा है, आईपैड वगैरह रखा है, या इस तरीके की कुछ चीजें रखी हैं, हेडफोन वगैरह समथिंग कुछ भी। तो अब उसने देखा कि यार पहले वाले कमरे से ज्यादा वैल्यूएबल चीजें दूसरे कमरे में हैं। तो अब उसने वहां से क्या किया? उन चीजों को उठा के अपने बैग में डाला। अब पहुंचा तीसरे कमरे में। जब तीसरे कमरे में पहुंचा वहां उसने देखा कि कुछ कैश रखा है, तो काला धन। ठीक।
अब उसने क्या किया कि जो काला धन था किडनी बेच के जो कमाया गया, वो उसने क्या किया, काला धन उठा के अपने बैग में डाल लिया। अब क्या हुआ, बैग में वो भी रखा। अब पहुंचा चौथे कमरे में। जब लास्ट वाले कमरे में गया तो वहां रखी थी ज्वेलरी। अब इसने क्या किया कि ज्वेलरी में देखा कि यार सबसे कीमती चीजें तो यही है, वो उसने उठा के अपने बैग में डाली। अब क्या हुआ, तुम तब तक घर पे पहुंच गए, तुमने देखा कि चोर है। अब तुम भागे चोर के पीछे, पर चोर तब तक क्या हुआ, पीछे वाले कमरे से निकल के एकदम बाहर भाग गया। अब क्या हुआ, ये आपका क्या था, ये आपकी थी घड़ी, चश्मा, इस टाइप की चीजें। ये क्या था, मोबाइल, आईपैड, इससे कीमती। ये कैश, इससे कीमती। ये ज्वेलरी सबसे ज्यादा कीमती है। ठीक। अब ये क्या हुआ, लेकर के सीधे भाग गया वहीं पे। अब जब ऐसा हुआ पहली बार, तो तुमने क्या किया, घर का पीछे वाला जो गेट था वो बंद करा दिया। ठीक। कि अब घर में एंट्री का एक ही पॉइंट है और एग्जिट का भी एक ही पॉइंट है। फिर वापस से वही चोर आया, फिर लौट करके इस बार फिर वही बैग लेके आया। उसने एक एक करके उस कमरे में चीजें भरना शुरू करी। उसने सोचा कि लास्ट वाले कमरे से भाग जाएंगे पीछे, पर लास्ट वाले कमरे में तुमने उसे पकड़ लिया। ठीक। और अब तुमने क्या किया, तुमने उसे दौड़ा लिया चोर को पकड़ने के लिए। अब चोर आगे आगे, तुम पीछे पीछे। जब अगर भागेगा तो उसका बैग हिलेगा। जब बैग हिलेगा तो सबसे पहले क्या गिरेगा, बैग में सबसे ऊपर क्या थी, ज्वेलरी, वो गिर गई, आपके घर में रह गई। फिर क्या गिरेगा, कैश, वो रह गया। फिर उसके बाद क्या होगा कि मान लो आईपैड, मोबाइल वगैरह कुछ चीजें रखी हैं, तो उसके बाद अब बाहर कौन आएगा, ये। हो सकता है थोड़ा मोड़ा चश्मा, घड़ी, कुछ चीजें लेकर के बाहर चला जाए, पर आपका उतना मेजर नुकसान नहीं हुआ। तो पहले वाले केस में क्या था, चोर यहां से आया और सब कुछ लेकर के गया। दूसरे वाले केस में चोर यहां से आया, लास्ट कमरे तक पहुंच के फिर वापस से घूम करके निकला। जब ये घूम के निकला तो ज्यादातर चीजें यहीं गिर जा रही हैं। क्या ये कुछ सिग्निफिकेंट लेकर के जा पाया, नहीं। अब यहां समझिएगा, इस अरेंजमेंट का फायदा हुआ कि लूप ऑफ हेनले को ऑक्सीजन मिल गई, फूड मिल गया, सारे काम हो गए, पर उसके बावजूद ऑस्मोलैरिटी डिस्टर्ब नहीं हुई। अगर ये बासा रेक्टा ना होता तो क्या हम इस ऑस्मोलैरिटी को बना करके रख पाते, नहीं। ये ऑस्मोलैरिटी मेंटेन नहीं की जा सकती थी। तो क्या आपने को इतनी बात समझ में आई। अब फटाफट अपन एक बार एनसीईआरटी पढ़ लेंगे कि एनसीईआरटी क्या कहती है। तो एक बार रुको जरा। बस बेटा, बात नहीं करनी है, यही मामला गड़बड़ है। ध्यान देंगे। देखो एनसीईआरटी ने क्या कहा, एक एक करके अपन पढ़ते जाएंगे। एक एक करके अपन पढ़ते हैं। सबसे पहली लाइन, मैमल्स हैव द एबिलिटी टू प्रोड्यूस अ कंसंट्रेटेड यूरिन। अगली लाइन में कहा, हेनलेज लूप एंड बासा रेक्टा प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन दिस। इसमें रोल कौन प्ले करता है, हेनलेज लूप और बासा रेक्टा। क्या दूसरी लाइन अपने को क्लियर है। अगली लाइन देखें। कहा, द फ्लो ऑफ फिल्ट्रेट इन द टू लिम्स ऑफ हेनलेज लूप इज इन अपोजिट डायरेक्शन एंड दस फॉर्म अ काउंटर करंट। तो इससे क्या बन जाता है, काउंटर करंट। फिर कहा कि फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू द टू लिम्स ऑफ बासा रेक्टा, जो फ्लो ऑफ ब्लड है थ्रू द टू लिम्स ऑफ बासा रेक्टा इज ऑल्सो इन काउंटर करंट पैटर्न। तो ये भी किसके अंदर है बेटा, काउंटर करंट पैटर्न में है। कहा कि प्रॉक्सिमिटी बिटवीन हेनलेज लूप एंड बासा रेक्टा एज वेल एज, तो पहला फैक्टर क्या है, प्रॉक्सिमिटी, यानी कि इनको पास पास होना चाहिए, तभी ये काम करेगा। फिर कहा एज वेल एज द काउंटर करंट इन देम हेल्प इन मेंटेनिंग एंड इंक्रीजिंग ऑस्मोलैरिटी टुवर्ड द इनर मेडुलरी इंटरस्टिशियम that is from 300 milliosmol per liter in the cortex to about 1200 milliosmol per liter
इन द इनर मेडुला। ये वाली बात समझ में आई? किसने क्रिएट किया? क्योंकि यहां क्या चल रहा था? काउंटर करंट। तो काउंटर करंट ने क्रिएट क्या किया बेटा? ऑस्मोलैरिटी क्रिएट कर दी। यहां कहा कि ग्रेडियंट इज मेनली कॉज्ड बाय NaCl एंड यूरिया। NaCl is transported by the ascending limb of Henle's loop. NaCl कहां से आया? ascending limb of Henle's loop. फिर कहा which is exchanged with the descending limb of vasa recta. इसका एक्सचेंज किसके साथ हुआ? वासा रेक्टा के डिसेंडिंग लिम्ब के साथ। फिर आगे कहा NaCl is returned to the interstitium. NaCl को वापस किसे करना है? इंटरस्टिशियम को। कौन करेगा? असेंडिंग पोर्शन ऑफ वासा रेक्टा। तो असेंडिंग पोर्शन ऑफ वासा रेक्टा इस NaCl को रिटर्न किसे कर देगा? इंटरस्टिशियम को रिटर्न कर देगा। तो अपन ने कहा बाय द असेंडिंग पोर्शन ऑफ वासा रेक्टा। Similarly, a small amount of urea enter the thin segment of ascending limb of Henle's loop. ध्यान रखेंगे यूरिया के लिए क्या कहा है? स्मॉल अमाउंट। अंडरलाइन करना, यूरिया के लिए क्या कहा? स्मॉल अमाउंट। तो इसमें कहा कि स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया एंटर द थिन सेगमेंट ऑफ असेंडिंग लिम्ब ऑफ Henle's loop which is transported back to the interstitium by the collecting tubule. तो ये वापस से इंटरस्टिशियम के पास कौन पहुंचा देगा? इसे कलेक्टिंग ट्यूब्यूल ने पहुंचा दिया। फिर कहा above described transport of substances facilitated by the special arrangement of Henle's loop and vasa recta is called the counter current mechanism. This mechanism help to maintain, देखो इस मैकेनिज्म का काम क्या है? तो कहा कि दिस मैकेनिज्म हेल्प टू मेंटेन जो है concentration gradient in the medullary interstitium. यानी कि मैकेनिज्म का काम क्या है? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को मेंटेन करना। प्रेजेंस ऑफ सच इंटरस्टिशियल ग्रेडियंट हेल्प इन एन इजी पैसेज ऑफ वाटर फ्रॉम द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। तो इसकी वजह से क्या हुआ? कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से आसानी से क्या आ जाएगा? वाटर। तो अपन ने कहा था ना, ये जो NaCl बाहर आया, इसकी वजह से क्या होगा? ये मेंटेन होगा। इसके मेंटेन होने की वजह से यहां से बाहर कौन आएगा? वाटर। तो वाटर जो बाहर आया वो किसकी वजह से आया? क्योंकि आपने ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन कर लिया। फिर इसमें कहा देयर बाई कंसंट्रेटिंग द फिल्ट्रेट यानी कि यूरेन। ह्यूमन किडनी कैन प्रोड्यूस यूरेन नियरली 4 टाइम्स कंसंट्रेटेड देन द इनिशियल फिल्ट्रेट फॉर्म्ड। तो इनिशियली जो फिल्ट्रेट बना था उसके कंपैरिजन में यूरिन कितने टाइम कंसंट्रेट हो जाएगी बेटा? 4 टाइम कंसंट्रेट हो जाती है। अब मुझे बताओ इतनी कहानी में कितने बालकों को कहां कहां दिक्कत रही? क्या बेटा? वासा रेक्टा में हमने ये कहा था कि आपको लूप ऑफ हेनले को ब्लड पहुंचाना है। ब्लड पहुंचाने के दो तरीके हैं। पहला तो ब्लड वेसल यहां से लेके आओ, सीधे नीचे लेके चले जाओ। अगर ऐसा करते हैं तो फिर यहां पे ऑस्मोटिक ग्रेडियंट मेंटेन नहीं किया जा सकता है। फिर हमने कहा कि ऐसा करने के लिए यानी ग्रेडियंट मेंटेन करने के लिए जो वासा रेक्टा है उसको कैसा बनाया? यू शेप्ड। यहां पे असेंडिंग पोर्शन ऑफ लूप ऑफ हेनले से जो NaCl बाहर आया उसका एक्सचेंज किसके साथ किया गया? विद डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा। वासा रेक्टा ने जो NaCl यहां से अपटेक किया था, वासा रेक्टा उस NaCl को यही इंटरस्टिशियम को वापस कर देती है और कुछ अमाउंट में यहां से वाटर का अपटेक करके चली जाती है बाहर। तो यहां पे जितना जो कुछ हो रहा है ये सब क्या मेंटेन करने के लिए? इसे ये जो मेंटेन हुआ इसकी वजह से कलेक्टिंग डक्ट से बाहर क्या आया? वाटर। और ये जो वाटर बाहर आया इसकी वजह से यूरिन का कंसंट्रेशन होने वाला है जो कि इनिशियली जो फिल्ट्रेट बना उसके कंपैरिजन में कितना जो है कंसंट्रेट हो जाएगा बेटा? 4 गुना कंसंट्रेट हो जाता है। तो इतनी बात समझ में आई अपने को? डिसेंडिंग लिम्ब की वासा रेक्टा में यहां से जैसे डिसेंडिंग लिम्ब से थोड़ा बहुत वाटर इसलिए बाहर आ रहा है क्योंकि आप देखो आप हायर ऑस्मोलैरिटी की तरफ जा रहे हैं ना, और वासा रेक्टा फ्रीली परमिएबल है। जब फ्रीली परमिएबल है तो हायर ऑस्मोलैरिटी की तरफ जाओगे तो थोड़ा बहुत वाटर बाहर आएगा ही ना।
असेंडिंग लिम्ब से ये NaCl जो बाहर निकला, ये जो NaCl है ये इंटरस्टिशियम में मेंटेन किया जाएगा क्योंकि इसकी वजह से ही कंसंट्रेशन होना है। तो इसे अभी यूरिन में एक्सक्रीट नहीं करना, इसे मेंटेन करना है। हाँ, यूरिया जाएगा ना, थोड़ा बहुत यूरिया जाएगा बिल्कुल। तो थोड़ा बहुत यूरिया बिल्कुल एंटर करेगा बासा रेक्टा के अंदर, पर वो चीज यहां अभी अपने लिए उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस की नहीं है। वाटर वाटर कहां से निकालना है, कलेक्टिंग डक्ट से या फिर यहां से? कलेक्टिंग डक्ट से ना। कलेक्टिंग डक्ट से वाटर तब निकलेगा जब ये ऑस्मोलरिटी मेंटेन हो जाएगी। ये जब कहानी ऑपरेट होना शुरू होगी तब ये मेंटेन होगा, तब वाटर बाहर निकलेगा। ये बेटा एक साइकिल नहीं है, ये एक साइकिल नहीं है, कोई क्रैप साइकिल नहीं कि एक साइकिल चलेगा तो इतने मॉलिक्यूल निकलेंगे। यहां ऐसा नहीं होता, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। इसमें क्या है कि आप चीजों का सीक्वेंस बता सकते हैं कि किसके बाद क्या क्या होगा, पर आप ऐसा नहीं कह सकते कि साइकिल है। यहां पे क्या हुआ कि अपन ने कहा कि ये जो NaCl और यूरिया बाहर आया, इसने इस ग्रेडियंट को मेंटेन करा, ग्रेडियंट मेंटेन हुआ तो यहां से बाहर क्या आ गया, वाटर। इतनी बात क्लियर? अब जरा एक लास्ट बात आप और समझ लेंगे जो अपने को यहां पे समझ में आनी चाहिए, तो ध्यान देंगे। देखो ये बेटा मेडुलरी पिरामिड, डन। ये क्या है, मेडुलरी पिरामिड है। मेडुलरी पिरामिड के ऊपर की तरफ ये क्या हुआ, कॉर्टेक्स। फिर आपने कहा कि यहां पे नेफ्रॉन कितने टाइप के, दो। पहला जिसका बोमैन कैप्सूल आउटर कॉर्टेक्स में है, लूप ऑफ एनले छोटा है, और ये जाकर के यहां कलेक्टिंग डक्ट में ओपन हुआ। हमने कहा था ना, कलेक्टिंग डक्ट कन्वर्ज होती हैं और कन्वर्ज होकर के जाकर के ओपन कहां हो जाएंगी, कैलाइसिस के थ्रू रीनल पेल्विस में। यहीं पर दूसरा नेफ्रॉन, ये जो दूसरा नेफ्रॉन है, इसके केस में लूप ऑफ एनले लंबा है, ये भी जाकर के यहां ओपन हो रहा है। जब ये यहां जाकर के ओपन हुआ तो अपन ने कहा कि ये और इसके अराउंड, ये जो लूप ऑफ एनले और इसके अराउंड का जो बासा रेक्टा है, ये बासा रेक्टा क्या करता है कि यहां पे ऑस्मोलेटी 300, फिर इसने यहां 600 कर दी, फिर 900 कर दी, और बॉटम पे कितनी कर दी, 1200 कर दी ना। ये यहां पे हो गया। अब समझना, 15% नेफ्रॉन ये थे, 85% यानी 85% नेफ्रॉन ये है। अब यहां से क्या हुआ, आपने कहा था कि ये काम करता है तो ये क्रिएट होता है, और इसके क्रिएट होने की वजह से यहां पर जो ये कलेक्टिंग डक्ट है इससे बाहर क्या आ जाएगा, वाटर। तो अपन ने कहा वाटर कहां आएगा, बाहर। तो अब समझिए, जब ये काउंटर करंट चला तो उस टाइम पे चलाया किसने, जक्स्टा मेडुलरी ने। क्रिएट क्या किया, ऑस्मोटिक ग्रेडियंट। और इस समय अब कॉर्टिकल से जो यहां पर फिल्ट्रेट बनेगा, आएगा कलेक्टिंग डक्ट में, उससे भी तो वाटर बाहर निकलेगा। और जक्स्टा मेडुलरी से जो फिल्ट्रेट आएगा, इस फिल्ट्रेट से भी वाटर बाहर निकलेगा। यानी कि जब काउंटर करंट चल रहा है तो उस टाइम पर चाहे कॉर्टिकल नेफ्रॉन हो, चाहे जक्स्टा मेडुलरी, दोनों कैसा यूरिन प्रोड्यूस करेंगे, कंसंट्रेटेड की डाइल्यूटेड, दोनों से यूरिन कैसा आएगा, कंसंट्रेट। तो समझिएगा, जक्स्टा मेडुलरी वो कंडीशन क्रिएट करता है कि यहां पे रीअब्जॉर्प्शन हो वाटर का, पर वाटर का रीअब्जॉर्प्शन दोनों टाइप के नेफ्रॉन के फिल्ट्रेट से होता है। यानी कि दोनों टाइप के नेफ्रॉन कंसंट्रेटेड यूरिन का प्रोडक्शन करेंगे। क्या इतनी बात अपने को और समझ में आ गई?
अब इसमें से जो कुछ लिखना है लिखो, फिर उसके बाद आगे बढ़ा जाए। आगे बढ़े। कॉर्टिकल वाले में बिल्कुल। कौन सा? वो किसके केस में है? इसमें तो है ना, इसने ये क्रिएट किया, ठीक। तो कॉर्टिकल वाले से मतलब क्या है ना? कॉर्टिकल वाले से आपको लेना देना ही नहीं है ना। प्रभु वासा रेक्टा बना है ना, तो इसका मतलब ही हम जक्स्टा मेडुलरी, हमने शुरू से ही बात की है कि मेडुला में जब आप इतने अंदर तक जा रहे हो तो आप बात ही कर रहे हो जक्स्टा मेडुलरी की, कॉर्टिकल की बात ही नहीं हो रही है। कॉर्टिकल करेगा ही नहीं। चलो बस ध्यान दो। अब जरा पढ़ते हैं आगे। आगे देखें, जब एनसीईआरटी बात करती है बेटा रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन के बारे में, सबसे पहली लाइन देखेंगे। एनसीईआरटी कहती है कि किडनी फंक्शन पे रेगुलेशन हाइपोथैलेमस करता है, जेजीए करता है, एंड टू सर्टेन एक्सटेंट रेगुलेशन किसका है? हार्ट का। तो पहले कितनी चीजों का नाम लिया? हाइपोथैलेमस, जेजीए, और तीसरा किसका नाम लिया है? हार्ट का। तो पहले हम बात करेंगे कि हाइपोथैलेमस कैसे रेगुलेट करता है। तो यहां पर अपन फर्स्ट पैराग्राफ की बात कर रहे हैं, रेगुलेशन बाय एडीएच। तो फर्स्टली रेगुलेशन बाय एडीएच। देखिए, एडीएच का पूरा नाम बताएंगे जरा? एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। नाम का संधि विच्छेद करो। एंटी मतलब, डाई मतलब, यूरेटिक मतलब, तो वो हार्मोन जो यूरिन के वॉल्यूम को डबल नहीं होने दे। डबल नहीं होने का मतलब है जो यूरिन के वॉल्यूम को नहीं बढ़ने दे, उस हार्मोन को आप क्या बोलते हैं? एडीएच, यानी कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एडीएच का एक और नाम है वैसोप्रेसिन। एक और नाम क्या है? वैसोप्रेसिन। तो एडीएच का एक और नाम होता है बेटा वैसोप्रेसिन। ये जो एडीएच या वैसोप्रेसिन है, वैसोप्रेसिन नाम इसलिए दिया, वैसो वर्ड का मतलब है ब्लड वेसल, और प्रेसिन वर्ड का मतलब है प्रेशराइज करने वाला या कंस्ट्रिक्ट करने वाला। तो ये ब्लड वेसल को क्या करेगा? कंस्ट्रिक्ट कराएगा। पूरी मैकेनिज्म कैसे काम करती है? तो सबसे पहले, इफ देयर इज एक्सेसिव लॉस ऑफ बॉडी फ्लूइड। क्या हुआ बेटा? एक्सेसिव लॉस ऑफ बॉडी फ्लूइड। तो बॉडी फ्लूइड का काफी ज्यादा लॉस हुआ, बॉडी फ्लूइड बेटा क्या हो गई? कम। तो अपन ने कहा कि बॉडी फ्लूइड्स का जैसे ही लॉस होगा, तो लॉस होते ही, अब आप समझिए, जैसे ही ये होगा तो ब्लड वॉल्यूम बताओ घटेगा या बढ़ेगा? ब्लड वॉल्यूम कम। ब्लड प्रेशर कम के ज्यादा? कम। ब्लड वॉल्यूम घटा तो ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा? कम। समझना, इस चीज को लंग्स से कोरिलेट मत कर लेना। लंग्स के केस में आप एक कैविटी की बात कर रहे थे, उस कैविटी के अंदर आपने कहा था कि वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा। यहां जब आप प्रेशर की बात करते हैं तो आप फ्लूइड की बात कर रहे हैं। फ्लूइड का एक क्लोज सिस्टम के अंदर अगर आप वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, वॉल्यूम घटाएंगे तो प्रेशर कम हो जाएगा। तो ब्लड वॉल्यूम घटा, ब्लड प्रेशर क्या हुआ? कम। और इस कंडीशन में क्या होगा कि ऑस्मोलैरिटी ऑफ बॉडी फ्लूइड या ऑस्मोलैरिटी ऑफ ब्लड, ये क्या होगा? बढ़ जाता है। तो ब्लड की ऑस्मोलैरिटी क्या हुई? बढ़ी। मतलब कि ये पूरी कहानी काम कब करेगी? जब बॉडी फ्लूइड का एक्सेसिव लॉस हो, ब्लड प्रेशर, ब्लड वॉल्यूम ये क्या हो जाए बेटा? कम, और ऑस्मोलैरिटी ऑफ ब्लड क्या हो जाए? ज्यादा। जैसे ही ये होता है, तो इसके होते ही देयर विल बी एक्टिवेशन ऑफ ऑस्मो रिसेप्टर। एक्टिवेशन किसका हुआ? ऑस्मो रिसेप्टर्स का।
और ये जो ऑस्मो रिसेप्टर्स हैं ये पाए जाते हैं हाइपोथैलेमस में। तो ऑस्मो रिसेप्टर हमारे ब्रेन के अंदर या हमारी बॉडी में कहां मौजूद है बेटा? हाइपोथैलेमस में। तो ऑस्मो रिसेप्टर कहां पाया जा रहा है? हाइपोथैलेमस में। तो हमारी ब्रेन के हाइपोथैलेमस वाले पार्ट के अंदर लोकेटेड क्या है? ऑस्मो रिसेप्टर। नाम का संधि विच्छेद करेंगे। ऑस्मो मतलब ऑस्मोसिस, और रिसेप्टर वो रिसेप्टर जो ऑस्मोसिस या ऑस्मोलैरिटी के बारे में पता लगाता हो उसे क्या कहा जाएगा? ऑस्मो रिसेप्टर कहेंगे। बोलो बेटा। देखो, अपन ने कहा जैसे मान ले अगर तेरे पास एक पानी की बोतल है, पानी की बोतल में मान ले 1 लीटर की बोतल है। अब इस 1 लीटर की बोतल में मैंने 800 ml पानी भरा, तो पानी का अपना एक हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर होगा। वहीं पे फिर मैंने क्या किया? एक प्रेशर पंप लिया, और प्रेशर पंप लेके बोतल में अब मैंने 400 ml पानी और भर दिया, यानी कि अब बोतल में 1200 ml पानी भरा है। बोतल 1 लीटर की ही है। क्या दोनों कंडीशन में प्रेशर बदलेगा? तो वॉल्यूम कम किया तो प्रेशर कम, वॉल्यूम अगर बढ़ाएंगे तो प्रेशर ज्यादा, क्योंकि आप एक क्लोज सिस्टम की बात कर रहे हैं और आपके अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है बेटा? क्लोज्ड है ना। तो फ्लूइड का वॉल्यूम चेंज होने पे प्रेशर चेंज हो जाएगा ना। अब देखिए, अपन ने कहा कि एक्टिवेशन हुआ ऑस्मो रिसेप्टर का, कहां पे? हाइपोथैलेमस में। जैसे ही एक्टिवेशन हुआ तो अब इसके दो परिणाम निकलेंगे या दो काम होंगे। सबसे पहला, यहां पर इट विल इंड्यूस थर्स्ट। इसकी वजह से क्या होगा बेटा? थर्स्ट इंड्यूस होगी। थर्स्ट का मतलब क्या है? भूख की प्यास, प्यास लगेगी, क्योंकि आपको पता है कि आपके अंदर हंगर है, थर्स्ट है, सेटाइटी है। इन सारी चीजों को हाइपोथैलेमस ही रेगुलेट करता है। तो हाइपोथैलेमस ने क्या किया? अपने को प्यास लगाई। जैसे ही इंड्यूस किया थर्स्ट, और तो थर्स्ट इंड्यूस करने के बाद देयर विल बी ड्रिंकिंग ऑफ वाटर। अब आपने क्या पिया बेटा? पानी। तो आपने पानी पिया। जैसे ही पानी पिया तो पानी पीते ये चीज अपने आप खत्म हो गई ना। पानी पिया तो ब्लड वॉल्यूम वापस से कंपनसेट हो गया। जैसे ही ये कंपनसेट हुआ तो ये कहानी अपने आप खत्म। अगर पानी अवेलेबल नहीं है तो हम दूसरे रूट पे जाएंगे। जब अगर पानी अवेलेबल नहीं होगा तो अब दूसरा रूट ये होगा कि यहां पर देयर विल बी रिलीज ऑफ एडीएच बाय न्यूरोहाइपोफाइसिस। कौन रिलीज करेगा? न्यूरो हाइपोफाइसिस। एडीएच के बारे में ध्यान रखेंगे। एडीएच का बेटा सिंथेसिस कौन करता है? फिर से सुनिए, एडीएच का सिंथेसिस कौन करेगा? हाइपोथैलेमस। और रिलीज कौन करता है? न्यूरोहाइपोफाइसिस। न्यूरोहाइपोफाइसिस मतलब एंटीरियर पिट्यूटरी की पोस्टीरियर? सेकेंड लास्ट बेंच पे कोने पे बैठे हुए बालक ध्यान से सुनना। अपन ने कहा हाइपोथैलेमस जो है ये एडीएच को क्या करता है? सिंथेसाइज। वहीं पर न्यूरोहाइपोफाइसिस यानी कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी ये एडीएच को क्या करेगी? रिलीज। सिंथेसिस किसका काम? हाइपोथैलेमस का। रिलीज कौन करेगा? न्यूरोहाइपोफाइसिस से रिलीज हुआ, जबकि सिंथेसिस किसने किया था? हाइपोथैलेमस ने। ये जो एडीएच रिलीज हुआ, एडीएच के दो काम। पहला एडीएच का काम है कि ये रीअब्जॉर्प्शन कराता है वाटर का। किसका रीअब्जॉर्प्शन कराएगा? वाटर का। तो अपन ने कहा कि ये रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर कराएगा फ्रॉम लेटर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के लेटर पार्ट का यहां मतलब यह है कि आप यहां बात कर रहे हैं डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट के बारे में। किसके बारे में? डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट। जब अगर डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट से बेटा अगर वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कराया तो इस रीअब्जॉर्प्शन की वजह से क्या होगा? यूरिन वॉल्यूम बढ़ेगा या घटेगा? बोलो, यूरिन वॉल्यूम बढ़ा कि घटा? यूरिन वॉल्यूम क्या हो जाएगा? कम। अगर रीअब्जॉर्प्शन बढ़ा यानी कि यहां से अगर वाटर आने लगा बाहर, तो वाटर के बाहर आने की वजह से यूरिन का वॉल्यूम क्या हो गया? कम। तो आपने कहा कि वाटर के बाहर आने से
यूरिन वॉल्यूम क्या हो जाता है, कम। क्यों कम हुआ? क्योंकि यहां पे रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर हुआ। दूसरी तरफ इसका नाम एडीएच था, यानी कि वैसोप्रेसिन था। तो ये क्या करेगा? ये करा देता कंस्ट्रिक्शन ऑफ ब्लड वेसल। ये क्या करेगा बेटा? कंस्ट्रिक्शन ऑफ ब्लड वेसल करा देगा। तो इसने क्या किया? ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट कराया। और जैसे ही ब्लड वेसल का कंस्ट्रिक्शन होगा, तो इस कंस्ट्रिक्शन की वजह से ब्लड प्रेशर जो कम हो गया था, ये ब्लड प्रेशर वापस से क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। और बताएंगे जब अगर बीपी कम हुआ तो जीएफआर कम हुआ होगा या नहीं? अगर बीपी कम हुआ तो जीएफआर कम। अब अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा तो ब्लड प्रेशर बढ़ते ही अब इसकी वजह से क्या हो जाएगा कि जो जीएफआर है, दिस जीएफआर विल बी बैक टू नॉर्मल। ये वापस से क्या हो जाएगा? नॉर्मल। तो जीएफआर वापस से क्या हो जाता है बेटा? नॉर्मल हो जाता है। तो आपने कहा कि जब भी अगर एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड हुआ बॉडी से, तो ब्लड वॉल्यूम, ब्लड प्रेशर कम। कम होते ही एक्टिवेट कौन हुआ? ऑस्मो रिसेप्टर। कहां थे ऑस्मो रिसेप्टर? हाइपोथैलेमस में। इनके एक्टिवेट होते ही ऑस्मो रिसेप्टर ने पहला काम किया, प्यास लगाई। पानी मिला, ठीक। नहीं मिला तो एडीएच का सेक्रीशन करा दिया। एडीएच ने क्या किया? नेफ्रॉन के बाद वाले पार्ट से, लेटर मतलब बाद वाले पार्ट, तो बाद वाले पार्ट यानी डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट से रीअब्जॉर्प्शन किसका करा लिया? वाटर का। वहीं पर दूसरा काम है, ब्लड वेसल में कंस्ट्रिक्शन कराया। और इस कंस्ट्रिक्शन की वजह से ब्लड प्रेशर क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो क्या इतनी बात अपने को समझ आ जाती है? जल्दी से लिखेंगे फिर आगे बढ़ते हैं। नहीं, पर ब्लड प्रेशर के कम होने की वजह से हमारी बॉडी के वाइटल ऑर्गन्स को ब्लड भी तो कम मिलेगा। तो वाइटल ऑर्गन्स को अगर ब्लड कम मिलेगा तो उनके लिए भी समस्या है ना। जीएफआर को तो हम नॉर्मल ही रखेंगे, बस हमने क्या किया? रीअब्जॉर्प्शन बढ़ा दिया। दोनों चीजें साथ, एडीएच ही दोनों काम कराता है। कंस्ट्रिक्शन मतलब सिकुड़ना। तो ब्लड वेसल यानी कि आर्टरीज का डायमीटर कम हुआ। फिजिक्स में बर्नौली थ्योरम पढ़ी है? बर्नौली थ्योरम पढ़ी होगी ना, ठीक। क्या कहती है कि अगर आप ब्लड वेसल का या किसी भी पाइप का डायमीटर कम करेंगे तो प्रेशर क्या होगा? बढ़ेगा। पहले इसकी वजह से घट गया था ना, तो पहले से इंक्रीज होगा और नॉर्मल हो जाएगा, यानी कि वापस से 125 पे। अभी मौका दो, आगे बताएंगे, थोड़ी देर रुको। आगे बढ़े।
क्या बेटा? हाँ, वो इसलिए हो रही है क्योंकि ऊपर वाले पार्ट में ब्लड फ्लो ज्यादा है, नीचे वाले पार्ट में ब्लड फ्लो कम है। जहां ब्लड फ्लो कम होगा तो वहां से नमक कम बाहर जाएगा, जहां ज्यादा होगा वहां से ज्यादा जाएगा। तो इसीलिए लोअर पार्ट की ऑस्मोलरिटी ज्यादा जबकि अपर पार्ट की कम। आगे बढ़ जाए। अब ध्यान देंगे आगे बेटा। एनसीईआरटी में देखो पेज नंबर 294 पे जो ऊपर से सेकेंड पैराग्राफ था, सेकेंड पैराग्राफ में आप देखें लिखा था जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस के बारे में ना। और ये जो जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस है इसको अभी हमने छोड़ रखा है, तो अब इसके बारे में जरा बात करते हैं। आप देखेंगे 294 का सेकेंड पैराग्राफ यहां पर किसके बारे में है? जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस के बारे में। और ये जो जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस है इसी को बस बात बंद। जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस को बेटा शॉर्ट में अपन क्या बोलते हैं? जेजीए। क्या कहा जाता है? जेजीए। तो जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस या जेजीए क्या होता है? जक्स्टा वर्ड आप जानते हैं, जक्स्टा का मतलब पास की दूर। ग्लोमेरुलर किसके लिए आया? ग्लोमेरुलस के लिए। अब देखिए ये जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस बनता कैसे है? तो नॉर्मली हमने जब भी नेफ्रॉन बनाया तो हमने हमेशा नेफ्रॉन बनाया कि ये बोमैन कैप्सूल, ये पीसीटी, ये लूप ऑफ हेनले, ये डीसीटी और ये कलेक्टिंग डक्ट। पर कुछ नेफ्रॉन के मामले में होता है ये बोमैन कैप्सूल, ये पीसीटी, ये लूप ऑफ हेनले, फिर ये डीसीटी और ये क्या बना? कलेक्टिंग डक्ट। यानी कि इनके केस में जो ग्लोमेरुलस और डीसीटी है वो दोनों कहां आ गई? पास में। और अभी हम इसी वाले नेफ्रॉन की बात करने वाले हैं। तो ये जो नेफ्रॉन है इस नेफ्रॉन में ग्लोमेरुलस अगर हम बनाएं तो हमने कहा कि साहब ये इसका ग्लोमेरुलस हुआ, इफरेंट आर्टेरियोल आया, इफरेंट यहां से जा रहा है और ये बन गया इसका ग्लोमेरुलस। ऑब्वियसली हम जानते हैं कि ग्लोमेरुलस के बाहर बोमैन कैप्सूल होता है, तो ये ग्लोमेरुलस के बाहर अपन ने बोमैन कैप्सूल बना दिया। फिर आप देखिए आपने कहा कि इसके बाद जो पीसीटी है वो यहां होगा, पीसीटी इधर जाएगा, फिर लूप ऑफ हेनले ये आया और यहां पे क्या है? डीसीटी। अब हम डीसीटी का एक सेक्शन काट लेते हैं, कल जो कुछ हमने पढ़ा उसके हिसाब से बताएंगे। डीसीटी में कौन सी एपिथेलियम पाई जाती है? ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल या सिंपल क्यूबॉइडल? सिंपल क्यूबॉइडल। डीसीटी में कौन है? सिंपल क्यूबॉइडल है। तो डीसीटी में सिंपल क्यूबॉइडल पाई जा रही थी। अब ध्यान देना डीसीटी की वो सेल्स जो कि यहां पर ग्लोमेरुलस के पास है, ये सेल कॉम्पैक्टली पैक्ड है या डेंसली पैक्ड है, मतलब कि एक दूसरे से ज्यादा चिपके हुए हैं। तो इस वजह से क्यूबॉइडल होने के बावजूद इनकी शेप आपको लगभग कैसे दिखेगी? कॉलमनर। ये वाली सेल्स की हम बात कर रहे हैं। ये जो सेल है किसके पास है बेटा? ग्लोमेरुलस के पास। तो ग्लोमेरुलस के पास की ये सेल क्योंकि कॉम्पैक्टली पैक्ड है तो इस वजह से ये सेल आपको बजाय क्यूबॉइडल के कैसे दिखती है? कॉलमनर। और ये जो सेल आपको कॉलमनर दिखाई दे रही हैं इन्हीं सेल्स को बच्चे नाम दिया जाता है मैक्युला डेंसा सेल। क्या बोलते हैं इन्हें? मैक्युला डेंसा सेल कहा जाता है। ये नाम एनसीईआरटी प्रयोग नहीं करती है, तो आपके लिए याद रखना बहुत जरूरी नहीं है। ध्यान रखेंगे मैक्युला डेंसा सेल जो होती है ये किसके अंदर पाई जा रही है बेटा? तो ये क्या है? डीसीटी। डीसीटी में है। और मैक्युला डेंसा सेल्स आर सेंसिटिव। ये क्या है? सेंसिटिव। और ये सेंसिटिव है जीएफआर। किसके लिए सेंसिटिव है? जीएफआर। यानी कि अगर जीएफआर में कोई चेंज आया तो चेंज आते ही मैक्युला डेंसा सेल्स को पता चल जाता है। न केवल जीएफआर बल्कि ये सेंसिटिव है टू ऑस्मोलैरिटी ऑफ फिल्ट्रेट। किसके लिए सेंसिटिव है? ऑस्मोलैरिटी ऑफ फिल्ट्रेट। तो फिल्ट्रेट की ऑस्मोलैरिटी में अगर कोई चेंज आएगा
तो उसके बारे में भी किसे पता चल जाता है, मैक्युला डेंसा सेल्स को। अब ये जो मैक्युला डेंसा सेल है, ये यहां पर इसके पास अब देखो ये ग्लोमेरुलस है, ग्लोमेरुलस के पास ब्लड लेकर के कौन आ रहा है, एफरेंट आर्टेरियोल। जा कौन रहा है, इफरेंट। 294 वाले पैराग्राफ में पढ़ेंगे, नाम एनसीईआरटी ने किसका लिया है, एफरेंट का या इफरेंट, एफरेंट का ना। एफरेंट आर्टेरियोल की ये स्मूथ मसल सेल है। सो दीज आर स्मूथ मसल सेल ऑफ एफरेंट आर्टेरियोल। तो ये बेटा एफरेंट आर्टेरियोल की स्मूथ मसल सेल है, ये मॉडिफाई होती हैं, सेक्रेटरी हो जाती हैं, और इन्हीं सेल को कहा जाता है जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल। इन्हीं को क्या नाम देते हैं, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल कहा जाता है, या शॉर्ट में आपने क्या बोल दिया इसे, जेजी सेल। तो आपने कहा कि ये जो सेल्स हैं इनका नाम क्या रहेगा, जेजी सेल। जेजी सेल्स का काम, पहला काम, ये सेक्रीशन करते हैं इरिथ्रोपोइटिन का। किसका सेक्रीशन करेगा, क्या आप इस हार्मोन का नाम पहले सुन चुके हैं, क्या करता है ये, आरबीसी प्रोडक्शन को बढ़ाएगा, ये मदद करते हैं इन सिंथेसिस ऑफ विटामिन डी। किसका सिंथेसिस कराएंगे, विटामिन डी का। तो विटामिन डी हम बाहर से भी लेते हैं और विटामिन डी हमारी बॉडी के अंदर बनता भी है, ये दोनों काम होते हैं। तो विटामिन डी का सिंथेसिस कराना भी इसका काम है। और यही जेजी सेल बेटा सेक्रीशन करते हैं रेनिन का। तो इन्होंने सेक्रीशन किसका कर लिया, रेनिन। तो रेनिन के सेक्रीशन के लिए भी यही रेस्पॉन्सिबल है। तो आपने कहा कि जेजी सेल किसमें पाई जा रही है, एफरेंट आर्टेरियोल की इफरेंट। और एफरेंट की कौन सी सेल्स हैं, स्मूथ मसल सेल मॉडिफाई होकर के क्या बनाती हैं, जेजी सेल। और ये जो पूरी स्ट्रक्चर बनती है, इसी को कहा जाता है जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस, या जेजीए कहते हैं। अब ये जेजीए कैसे रेगुलेट करता है वो बात करेंगे कल। आज के लिए अभी इतना। ओके।